हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कलयुग कैसे चलता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कलयुग में बनने वाली जो मनुष्य सभ्यताएं होती हैं वो कैसे चलती हैं। तो कलयुग में जो मनुष्य सभ्यता जो प्रथम चरण की जो औसतन जो कालखंड होता है मनुष्य सभ्यता का, वो 5 से 5.5 हज़ार साल का होता है। और प्रत्येक मनुष्य सभ्यता 4 खंड में विभाजित होती है। तो जो प्रथम खंड होता है सत्युग, जिसे हम जो पंच तत्व का खंड होता है इसे हम सत्युग भी कहते हैं। और ये पंच तत्व के आधार पर ही इसमें सभ्यताओं का निर्माण होता है। इस खंड में मनुष्य सभ्यता की शुरुआत मृत्यु लोक का जो हिस्सा उस कालखंड में तारामंडल या नक्षत्र की तरफ होता है, वह उस नक्षत्र में पड़ने वाले देवलोक या सूर्यद्वार या चंद्रद्वार से अपनी सभ्यता बढ़ाते हैं। और ये असुर और राहु के द्वार से अपना अपने वैदिक काल की सभ्यता में योगदान करते हैं। जो द्वीप का भाग जिस देवलोक की तरफ होता है, वैसे ही उसके द्वारा पंच तत्वों की से सभ्यताओं की शुरुआत होती है। उस सभ्यता में बनने वाले जो सभ्यता है, उदाहरण रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखें तो उदाहरण में हम ले सकते हैं सिंधु सभ्यता, प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, न्यूलिथिक, मध्य चीन आदि। मनुष्य सभ्यता की शुरुआत जब होती है वो इन तीनों के बीच में होती है, सूर्य चंद्रमा राहु के बीच में। तो यदि आप चित्र में देखेंगे तो पीले रंग का जो है वो सूर्य है, नीले रंग का चंद्रमा है, काले रंग का राहु जिसे छाया ग्रह ही कहते हैं, या फिर कोई ब्लैक प्लैनेट या एस्ट्रॉयड है जो जो बिल्कुल छाया में चलता रहता है। और हरे रंग की है वो पृथ्वी है। ये तीनों ही पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए अलग अलग धर्मों में पृथ्वी को सेंटर कहा गया है। इसका कारण ये तीनों द्वार हैं जिससे वैदिक सृष्टि में व मृत्युलोक में चलती है। वास्तव में तीनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, परंतु जब मनुष्य सभ्यता या मृत्युलोक के द्वार आत्मा जाती हैं तो उस हिसाब से देखें तो पृथ्वी के सेंटर में होती है और तीनों ही पृथ्वी के चक्कर लगा रहे होते हैं। तो जब जैसे जैसे कालखंड आगे काल बढ़ता है तो तीनों पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। तब जो पहले सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आता है, आना शुरू होता है, तब मृत्युलोक में भी बदलाव आते हैं और सभ्यताओं में अच्छे बुरे के दौर आते हैं। और इस एक समय में बड़े बदलाव का जलवायु परिवर्तन की वजह से सभ्यताओं में बदलाव आ जाता है। और जब सूर्य काफ़ी नज़दीक आ जाता है तब अंत में जलवायु परिवर्तन से परिस्थिति की सभ्यताओं का अंत हो जाता है और सूर्यखंड की शुरुआत होती है। इतिहास में यदि रिकॉर्ड में देखें तो उस दौर में लगभग 200 साल का सूखा पड़ा था, जिसके कारण इन सभ्यताओं का अंत हो गया था और बहुत से विस्थापित हो गए थे लोग। तो जलवायु परिवर्तन का यदि आप सोर्स देखेंगे तो विकिपीडिया में आप देखें तो 4.2 किलो ईयर इवेंट से आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर जब ये द्वितीय चरण की जब शुरुआत होती है, इसे हम सूर्यखंड कहते हैं। तो सूर्यखंड जब आता है तो मनुष्य सभ्यता में उस टाइम पे सूखे की वजह से भूख प्यास के चलते लोग देवताओं की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और उस कालखंड में फिर आपका देवताओं का प्रभुत्व आने लगता है। और यहाँ पे फिर थ्री गॉड सिस्टम की शुरुआत होती है। यहाँ पर देवता पंच तत्वों के अनुसार प्रमुखता लेते हैं। जिस द्वीप पर जो तत्व प्रमुख होता है वो देवता ज़्यादातर ताकतवर माना जाता है तथा नक्षत्रीय ज्ञान समाज में ज़्यादा बढ़ता है। तो हर द्वीप में का दैव एक होता है। जैसे सूर्य की प्रेरणा से प्रमुख बनता है, दूसरा चंद्रमा की कला से अपने संप्रदाय को बढ़ाता है, तीसरे राहु की छदम तथा ताकत से या क्रूरता से अपना विस्तार करते हैं। तो उस खंड में जो बनने वाली जो सभ्यताएं होती हैं, आप उदाहरण जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिस्र की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, माया सभ्यता, नॉरस आदि सभ्यताएं हैं वो इसी कालखंड में बनी थी। जिस तरफ पृथ्वी का ध्रुव का झुकाव होता है उस तरफ की सभ्यताओं का विकास ज़्यादा होता है और प्रभावी होता है बनस्पत दूसरे द्वीप के सभ्यताओं के। जैसे जैसे सूर्य अब दूर होना जाना शुरू हो जाता है तो चंद्रमा नज़दीक आने लगता है। और वैसे वैसे सभ्यताओं में आपसी विवाद, देवताओं के प्रति चेतना शक्ति कमी आना और इस खंड में अंत में आते आते मनुष्य ग्रहों के को अपना देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना आदि व्रत करने लगता है। यदि आप पुराणों में देखेंगे तो इसी कालखंड को हम युगों के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं या वंशावली तथा कथाओं का वर्णन मिलता है। सूर्यखंड धीरे धीरे का अंत होता है और चंद्रखंड की जब शुरुआत होती है तब दोनों ही का इसमें ओवरलैप होता है टाइम पीरियड का।
तो ये जो चंद्रखंड का होता है, जो मनुष्य सभ्यता होती हैं, वो पहले ही मनुष्य सभ्यता के कुछ 100 साल पहले से ही शुरुआत होती है, और जब वो परिपक्व हो जाती है कि हाँ अब वो चलने लायक हो चुकी हैं, तब वो उनका सूर्यखंड में एक बड़े जलवायु परिवर्तन के साथ अपनी शक्तियों को खींच लेते हैं, जिसके कारण जो जैसे तैसे जो अंतिम चरण में जो बची होती हैं जो सभ्यताएं उनकी सूर्यखंड की, वो दम तोड़ देती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड में देखें तो लगभग 536 एडी में एक बड़ा जलवायु परिवर्तन आया था, जिसके कारण कई सारी सभ्यताओं का अंत हो गया था। और वो उसमें लगभग 18 महीने तक आपका कई सारे वोल्केनिक एरप्शन के कारण विस्फोट होने के कारण एक 18 महीने तक सूर्य की रोशनी नहीं आ पाई। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे महामारी, प्लेग और ये सब चीज़ें फैली थी। तो जिसके कारण ये देवताओं का जब उनका कोई प्रभाव ख़त्म हो गया, तो लोग वहाँ से देवताओं की तरफ से विमुख होने लग गए थे। और उसी कालखंड में जो तृतीय खंड चंद्रखंड होता है, तो चंद्रखंड की जो मनुष्य सभ्यताएं थी वो प्रभावी होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो चंद्रखंड जब ये आता है, तब भूख प्यासे तो लोग निराश होते, तो एक बहुत बड़ा वर्ग होता है समाज का, वो रक्त अनुष्ठान की जो उनके कस्टम्स होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे आप यूरोप में पढ़ेंगे, फिर सुनते हैं होता है कि वैम्पायर्स का, और अफ्रीका में और एशिया में हम देखेंगे तो काला जादू या जोम्बीज या वोडो, इसकी ये समाज में बहुत तेज़ी से फैलने स्टार्ट हो गए थे। तो जब चंद्रखंड आता है, तब ये एक खूनी संघर्ष के साथ शुरुआत करता है। तो उस शुरुआत में ये जब जहाँ जहाँ शुरुआत हो करता है, तो जिस तरफ की जो पृथ्वी का जो ध्रुव का झुकाव होता है, उस तरफ के जो ही वन गॉड सिस्टम का का निर्माण होता है। तो फिर जब चंद्रमा की प्रमुखता है, जब सूर्य के से ये सूर्य अपनी नींव रखता है, और सूर्य तथा चंद्रमा वैर होने के कारण ये फैल नहीं पाता है, और चंद्रमा के प्रभाव से दूसरा संप्रदाय निकलता है, और सूर्य समुद्र की छोटी बड़ी लहरों की जैसे चलती हैं, उसी तरह मृत्युलोक में फैलता चला जाता है। और अंत में जो राहु होता है, राहु के प्रभाव से तीसरा चरण आंधी की तरह आके फैलने लगता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे उदाहरण में, तो इस चंद्रखंड में ईसाई संप्रदाय हो गया, यहूदी संप्रदाय हो गया, इस्लाम संप्रदाय, ये तीनों चलते हैं। जैसे जैसे सूर्य दूर होता जाता है, मृत्युलोक में सभी जगह दैव कर्म निष्क्रिय होते जाते हैं, और जैसे जैसे राहु चंद्रमा नज़दीक आता है, तब मनुष्य धीरे क्रूरता भी आती है। आप पुराणों में देखेंगे इस खंड में, तो इसका अलग अलग युगों में ये चंद्रवंशी राजाओं की वंशावली का वर्णन मिलता है, अर्थात उनके उस चंद्रवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन भी मिलता है। जब राहु काफ़ी नज़दीक आता है, तब समाज में क्रूरता आ जाती है, और सभी सभ्यताओं के गुरु दूषित होने लगते हैं, और उनकी जो कस्टम्स होते हैं या आपका पूजा अर्चना होती है, उनमें दोष आने लगते हैं, और समाज में रोष बढ़ने लगता है, और क्रूर स्वभाव होने के कारण व्यक्ति झगड़ालू होते जाते हैं। तो तभी जब ये राहु खंड बिल्कुल एकदम अधिकतम नज़दीक आता है, तब यहाँ से राहु खंड की शुरुआत होती है। जो जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल नज़दीक आ चुका होता है, ये राहु के आने लगता है, नज़दीक आने लगता है। तो यहाँ पे राहु खंड में राहु करीब करीब पृथ्वी पे 1600 से 1700 एडी के समाज में आकर असर डालने की शुरुआत कर देता है, और यहाँ से विचारधाराओं की शुरुआत होती है, साम्यवाद, जैसे उदारवाद, समाजवाद आदि। राहु का धर्म नहीं होने के कारण तो ये संप्रदाय नहीं बना पाता है, सिर्फ सिर होने के कारण सिर्फ यहाँ पे सिर्फ विचारधाराएं चलती हैं। इसके लिए चंद्रमा के और बाकी जो संप्रदाय है वो चंद्रमा की सहायता लेता है। तो चंद्र का स्वभाव एक रई होता है, मतलब एक ममता के जैसा कि एक समान स्वभाव रखना है, कि हम देवता के भी समान हैं, असुर के जैसे भी समान रहते हैं। इसलिए सम स्वभाव होने के कारण वो संप्रदाय का विस्तार होता रहता है राहु खंड में भी। इसलिए आप जो राहु खंड की जो सभ्यताएं होती हैं, वो एक लंबे अरसे जो राहु खंड होता है उसमें भी इनकी चलती हैं संप्रदाय। जैसे राहु एक राक्षस है, उसी कारण चंद्रवंशी सभ्यताओं में क्रूरता आ जाती है, और कालखंड में चंद्र सभी संप्रदायों को विचारधारा से जोड़ते हैं, और सूर्य सभी समाज को क्रूरता से उजागर करता रहता है, और ऐसे नई विचारधाराओं में उतार चढ़ाव आने शुरुआत हो जाते हैं। और तीसरा फिर राहु विचारधाराओं नास्तिकों का बढ़ावा देता है, जो हम किसी भगवान को नहीं मानते या किसी के सामने भगवान है नहीं, तो उसका वो जो विचारधारा होती है, वो जो लोगों को होता है उनको बलि बनाता है ये राहु।
इस कालखंड में। तो पुराणों में अगर कथा वर्णन में तो राक्षस जैसे आप पढ़ेंगे तो बड़े मायावी का जब वर्णन मिलता था कि मायावी होते थे राक्षस, या उसी टाइम पे आप पढ़ेंगे बहुत ज्ञान विज्ञान का जो युद्ध होते थे बड़े यंत्रों के द्वारा होते थे, यान वगैरह से, तो उसी कालखंड के मिलते थे हमें। इसी के आधार पर विचार और राहु के आधार पर ही विचारधाराओं का विकास विस्तार होता है, और धीरे धीरे सभी संप्रदायों को एक दूसरे को लड़ाकर विज्ञान के माध्यम बनाकर नास्तिकों का विस्तार करता रहता है। ये राहु का प्रमुख कर्म होता है। इस चतुर्खंड के अंत में जो राहु अपने चरम पर आता है तो मनुष्य सभ्यता का एक चक्र खत्म होता है, एक जलवायु परिवर्तन के साथ चंद्रखंड खत्म होता है। और जो एक चंद्रखंड खत्म होता है तब देवता चरण अपने आप से अपना शक्ति समेट के चले जाते हैं। तब उस राहु को में जब चरम पर आता है तब यहाँ पर खूब जिस तरीके से चंद्रखंड की शुरुआत में एक महामारी और ये सब फैला था, ठीक वैसे ही ये चंद्रखंड के अंत में भी वहाँ यहाँ पे महामारी का दौर और ये बहुत सारे वोल्केनो फटने से और अपने जलवायु परिवर्तन का यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। और धर्म की पूरी तरह हानि हो जाती है, और जल खाद्य संकट बढ़ जाता है, समाज भी एक दूसरे को वजह को काटने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पे देवता का प्रभाव नहीं रहता है, सब जगह असुर का प्रभाव हो जाता है, तो लोग एक दूसरे को काटने लगते हैं। और जो धार्मिक स्थल है वो सब नष्ट होने जल भूकंप की वजह से या फिर बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाते हैं, या फिर लोग ही अपने धर्म के लोग ही उन पर विश्वास ना होने में उनको फल ना मिलने के कारण वो वही नष्ट कर देते हैं। तो जिसके कारण राष्ट्र भी जो राष्ट्र होते हैं जितने भी वो सब उन सब का नष्ट होने लगता है। राष्ट्र धर्म भगवान जो कुछ भी होता है, पंत हो गए और महान हो गए, सब उनका नष्ट होने लगता है। तो ये जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं एक इस कालखंड को कहेंगे कि कलयुग की घोर कलयुग। तो ये जो घोर कलयुग होता है इसी को आप देखेंगे तो ये ठीक वैसा ही होता है जैसे 536 एडी में जैसे शुरुआत होता है चंद्रखंड की, ठीक वैसे ही चंद्रखंड का अंत भी ऐसे ही होता है। बस फ़र्क इतना है कि उस चंद्रखंड में देवताओं के द्वारा जो संप्रदाय का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे संप्रदाय नहीं बनेंगे, यहाँ पे नास्तिक बन जाते हैं लोग। और जो अब्राहमिक या जो भी अपने होते हैं जो चंद्रखंड से जो चल रहे थे संप्रदाय, ये एक होकर उनके अंदर पशु तत्व आ जाता है, क्योंकि सिर्फ राहु ही बसता है उस वहाँ पे, क्योंकि देवता जो सूर्य के मार्ग से जो चला रहे थे या चंद्र से वो हट जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक राहु के प्रभाव से असुर तत्व आ जाता है। तो ये सारे जो बच्चे कुचे जितने भी होते हैं संप्रदाय में लोग, ये उसके प्रभाव में आके अपने संप्रदाय को फिर बढ़ाते हैं, ये राहु खंड में बनते हैं। और फिर जब ये राहु खंड का जब अंत होता है तो इसी में वहीं से फिर आप नई मनुष्य सभ्यता की नींव रख दी जाती है। और दूसरी जो सभ्यता का उसी में फिर एक अंत में एक प्रलय ऐसी घटना घटती है और महायुद्ध के बाद सभ्यता का अंत हो जाता है। और जो नई सभ्यता जो धर्म युद्ध से बचे हुए लोग होते हैं वो नए समाज की रचना करते हैं, और वहीं से दूसरी मनुष्य सभ्यता का निर्माण होता है, और तब हम पृथ्वी फिर से राहु से हट के वापस मध्य में आ जाती है। तो ये इस तरीके से मध्य में चलता है। और जब पृथ्वी जब ये इधर मूव होके आती है जो राहु से हटती है, तो ये पृथ्वी बीच में आने के कारण यह पृथ्वी सूर्य के एक कदम आगे चली जाती है। तो यहाँ से मनुष्य सभ्यता का अंत होने पे हमेशा पृथ्वी या सूर्य के एक कदम नज़दीक चली जाती है। बाकी जब मनुष्य सभ्यता जब चलती है तो उस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा, राहु, ये तीनों आप पृथ्वी के आगे पीछे आगे घूमते हैं। और जब सभ्यता का अंत होता है तो शुरुआत होता है उस दौरान में पृथ्वी एक कदम नज़दीक चली जाती है। कुछ जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मनुष्य सभ्यता ख़त्म होने पे कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ती है, और फिर जब कई सारे सभ्यता खत्म होने जब चरण खत्म होता है तो कुछ 100 या कुछ मीटर तक आपका पृथ्वी तक चल चुकी होती है। जब कुछ चरण जब चारों चरण जब खत्म होते हैं तो कुछ किलोमीटर तक की पृथ्वी आपकी सूर्य के नज़दीक पहुंच चुकी होती है। तो ये डिस्टेंस वेरीज, जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस वेरीज होते हैं उसके युग, चरण और आपकी मनुष्य सभ्यताओं का निर्माण होता है। और जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, जितना पृथ्वी चलती है, उसमें इसके कारण मृत्युलोक में बनने वाली सभ्यताओं में प्रकृति में या पुरुष में तत्व में बदलाव आते हैं, और उस तत्व में फिर जो मनुष्य सभ्यता का निर्माण होता है तो वो उस कालखंड युग के अनुसार यह